बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है डीएनए। लेकिन डीएनए हेरिडेटरी मटेरियल है। डीएनए जो है ये विरासती मटेरियल है और डीएनए जो है ये कंट्रोल करता है जी प्रॉपर्टीज को, ऑल प्रॉपर्टीज को एंड पोटेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। और इसी तरह सेल के अंदर जो छुपी हुई सरगर्मियां हैं, ऐसे काम जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उन तमाम को कंट्रोल करने वाला डीएनए है। तो डीएनए हेरिडेटरी मटेरियल हुआ। डीएनए कंट्रोल करता है ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉडी और सेल, और इसके साथ साथ ये पोटेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म और सेल, ये भी डीएनए कंट्रोल करता है। अब डीएनए के अंदर 4 किस्म की न्यूक्लियोटाइड होती हैं। ऐसी न्यूक्लियोटाइड जिसमें बेस ए होगा, एडेनिन होगा, तो उन न्यूक्लियोटाइड को हम कहेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। उससे पहले हम स्मॉल डी लगा देंगे। इसका मतलब है यहां जो शुगर होगा वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा। इसी तरह ऐसी बेस जिसमें गुआनिन बेस होगी, हम उसे पढ़ेंगे गुआइनोसिन मोनोफॉस्फेट। उससे पहले स्मॉल डी लगा लेंगे, तो ये डीएनए वाली न्यूक्लियोटाइड हो गई। इसी तरह थाइमीन वाली थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, इससे पहले स्मॉल डी लगा लेंगे। इसी तरह साइटोसिन वाली जो न्यूक्लियोटाइड है साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, और उससे पहले स्मॉल डी लगा लेंगे। तो ये 4 किस्म की न्यूक्लियोटाइड डीएनए के अंदर रिपीट होती रहती हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए में आपस में अटैच कैसे होती हैं कि जब 2 अटैच हो जाएं तो डाई न्यूक्लियोटाइड बन जाती हैं, और जब मैनी अटैच हो जाएं तो पोली न्यूक्लियोटाइड बन जाती हैं। देखिए ये एक बेस है, इसी तरह ये पेंटोज शुगर है। बेस हमेशा पेंटोज शुगर के कार्बन 1 से अटैच हो गई। अब आप देख सकते हैं ये आमतौर पे फास्फेट ग्रुप को मैं इधर से अटैच कर लेता हूं, ये फास्फेट ग्रुप अटैच हो गया, तो इसी तरह ये बन गई एक न्यूक्लियोटाइड। ये दूसरी कोई न्यूक्लियोटाइड मैं ड्रा कर रहा हूं, पहले बेस बनाएंगे। अब ये मैं इसे प्यूरिन बना लेता हूं, डबल रिंग वाली। अब ये उसी तरह पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन वाला है, तो बेस ने हमेशा पेंटोज शुगर के कार्बन 1 से अटैचमेंट हासिल करनी है, तो न्यूक्लियोसाइड बन गई। उसके बाद फास्फोरिक एसिड की एबिलिटी है कि वो कार्बन 3 के OH से भी अटैच हो सकता है पेंटोज शुगर के, और पेंटोज शुगर के कार्बन 5 के OH से भी अटैच हो सकता है। मसलन ये देखिए यहां से अटैचमेंट इसने हासिल कर ली, और ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां OH फ्री रहेगा कार्बन 3 पे, और यहां OH फ्री रहेगा पेंटोज शुगर के कार्बन 5 पे। तो होता यह है कि ये फास्फोरिक एसिड की एबिलिटी है कि ये डाइएस्टर लिंकेज डेवलप कर लेता है। यानी जब 2 न्यूक्लियोटाइड को आपस में अटैच करना होता है, तो यही फास्फोरिक एसिड एक न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शुगर के 3 OH से अटैच हो सकता है, इस साइड से देखें, और दूसरी साइड से ये पेंटोज शुगर के कार्बन 5 के साथ अटैच हो सकता है। तो यहां देखें, अगर मैं ये अटैचमेंट आपको दिखा दूं, तो ये CH2 इसका OH था और ये इसका OH है, तो यहां से OH और H ये वाटर बन गए। तो अब यहां जो बॉन्ड डेवलप हो गया POC, इस बॉन्ड को हम कहेंगे एस्टर, और ये इनऑर्गेनिक बॉन्ड है। इसी तरह एस्टर 2 तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी। इसी तरह आप यहां देखें H और H2 और O, यानी OH और H ये वाटर बना देंगे और बाकी O रह जाएगा। तो ये बॉन्ड देखें डेवलप हो गया POGC, तो ये भी एस्टर बॉन्ड डेवलप हो गया। तो इसलिए फास्फोरिक एसिड ने डाइएस्टर लिंकेज के जरिए, डाइएस्टर बॉन्ड के जरिए
इन न्यूक्लियोटाइड को आपस में अटैच किया है। तो इस अटैचमेंट से अब ये जो चेन है इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड बन गए? 2। तो इसे पढ़ेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड। और इसकी एग्जांपल है NAD। जो NAD है निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और ये एक कोएंजाइम है, यानी एंजाइम के साथ ये लूजली अटैच होता है, कोएंजाइम है, और ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। यानी ये NADH ले भी लेता है और H दे भी देता है। तो लाजमी बात है कि NAD जिससे H लेगा उसकी ऑक्सीडेशन करेगा और जिसको हाइड्रोजन दे देगा उसकी रिडक्शन करेगा। तो इसी तरह ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेता है, खासतौर पर रेस्पिरेशन में, और ये कोएंजाइम है और एक्चुअली ये डाई न्यूक्लियोटाइड है। तो इसी तरह अब DNA का आप देख सकते हैं कि जो एक एंड है यहां देखें OH फ्री रहेगा 3 एंड पर, और यहां OH फ्री रहेगा 5 एंड पर। तो DNA हो या RNA हो, इसका एक एंड 3 प्राइम कहलाता है और दूसरा एंड जो है ये हमेशा 5 प्राइम कहलाता है। अब इस चेन के साथ जब और न्यूक्लियोटाइड अटैच होते जाएंगे तो अब ये चेन डेवलप हो जाएगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब देखना ये है कि ये आमतौर पे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं। देखें, अगर एडिनिन है, कोई बेस है, और जब ये बनेगी न्यूक्लियोसाइड तो लाजमी बात है उस बेस के साथ अटैच हो जाएगा पेंटोज शुगर। और अगर मैं RNA वाली बना रहा हूं तो आप लिखेंगे राइबोस, ये RNA वाली है। इसी तरह ये एडिनिन है और अब बन गए एडिनोसिन। तो फर्क देख ले, एडिनिन एक बेस है, ये नाइट्रोजन बेस हो गई, और एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है। इसी तरह अगर न्यूक्लियोटाइड बनानी है जी तो आप कहेंगे एडिनोसिन मोनोफास्फेट, और फास्फेट अटैच कर दे तो एडिनोसिन डाइफास्फेट, और अटैच कर दे तो एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। इसी तरह अगर ये DNA वाली बननी है तो फर्क इतना होगा कि एडिनोसिन से पहले स्मॉल डी लगाएंगे, ये देखिए यहां स्मॉल डी लगा लें, और इन हर न्यूक्लियोटाइड से पहले स्मॉल डी लगाएंगे, ये देखें ये स्मॉल डी लगा दिया। तो इस तरीके से ये बन जाती है DNA वाली न्यूक्लियोटाइड। तो ये DNA वाले भी हो सकती हैं और RNA वाले भी हो सकती हैं। आप इसी तरह अगर फर्ज करें गुआनिन है तो ये बात एक ध्यान में रखना कि जो प्योरीन्स होते हैं उनके एंड पे हम सीन लगाते हैं। जैसे एडिनिन था तो हमने एडिनोसिन कहा, अगर गुआनिन होगी तो हम कहेंगे गुआइनोसिन। इसी तरह अगर कोई पैरिमिडीन होगी तो पैरिमिडीन है, एंड पे डीन लगाएंगे। मसला देखें साइटोसिन है तो हम इसके एंड पे डीन लगाएंगे, साइटोडीन। तो साइटिडीन जो है ये आमतौर पे क्या होगी, न्यूक्लियोसाइड, तो साइटिडीन बन जाती है। इसी तरह अगर थाइमीन है तो ये बन जाएगी थाइमिडीन। इसी तरह अगर यूरासिल है तो ये बन जाएगा जी यूराडीन, जी यूराडीन। तो आप देख सकते हैं मैंने कहा अगर कोई प्योरीन है तो एंड पे हम सीन लगाते हैं, यानी एडिनिन थी, अगर वो न्यूक्लियोसाइड बनेगी तो हम सीन लगा देंगे, यानी एडिनोसिन। तो फर्क समझ आ गया, एडिनिन बेस है, एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है, यानी बेस के साथ पेंटोज शुगर अटैच है। इसी तरह गुआनिन एक बेस हो गई और गुआइनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड हो गई। इसी तरह साइटोसिन जो है एक बेस है, साइटिडीन जो है ये एक न्यूक्लियोसाइड है। थाइमीन जो है ये एक बेस है तो थाइमिडीन जो है ये एक न्यूक्लियोसाइड है। यूरासिल एक बेस है और यूराडीन जो है ये आमतौर पे न्यूक्लियोसाइड है। हाँ, जो RNA में पाई जाती हैं वो एडिनोसिन वाली होती हैं, गुआनोसिन वाली होती हैं, साइटोडीन वाली होती हैं और यूराडीन वाली होती हैं। जबकि जो DNA में है वो एडिनोसिन हो गई, गुआइनोसिन हो गई, साइटोडीन होगी और थाइमिडीन वाली होंगी। अगर मैंने कहा न्यूक्लियोटाइड बनानी है तो आपकी मर्जी है, देखें ये
ग्वाइनोसिन है तो G लिखें, मोनोफास्फेट, G डाइफास्फेट, G ट्राइफास्फेट। सो अगर साइटिडीन वाली बनानी है तो साइटिडीन मोनोफास्फेट, G साइटिडीन डाइफास्फेट, साइटिडीन ट्राइफास्फेट। इसी तरह थाइमिडीन वाली बनानी है तो थाइमिडीन मोनोफास्फेट, थाइमिडीन डाइफास्फेट, सो ऑन। यूराडीन वाली बनानी है तो देखिए यूराडीन मोनोफास्फेट, यूराडीन डाइफास्फेट, यूराडीन ट्राइफास्फेट। और अगर डीएनए वाली बनानी है तो इनसे पहले स्मॉल डी लिख लें। तो इस तरह ये आपने देख लिया कि बेस क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है और न्यूक्लियोटाइड क्या है। और अगर मैं बात करना चाहूँ एरविन चारगाफ की, इस साइंटिस्ट ने बताया था कि डीएनए के अंदर जितने प्योरीन्स होते हैं उतने ही पेरिमिडीन्स होते हैं। ये इसका मतलब क्या हुआ कि फर्ज करें कि ए ने बॉन्ड बनाना है टी के साथ, तो ए और टी हमेशा बराबर होंगे क्योंकि ए ने टी के साथ बॉन्ड बनाना है। इसी तरह हमेशा जो जी और सी होंगे ये जी इक्वल होगा जी सी के, इसी तरह ए इक्वल होगा टी के। अब इसकी जो कंफर्मेशन है वो हम नीचे दिए हुए टेबल से देख सकते हैं। वो आप देख सकते हैं कि अगर मैन है, ये मैं टेबल यहां ड्रा कर लेता हूं, देखें कि वाकई जो प्योरीन है ये पेरिमिडीन के बराबर है। अगर ये फर्ज करें कि मैन है, इंसान है, और उसके अंदर जो ये ए, ये जी और ये आमतौर पे टी और ये सी। अगर इंसान है, मैन है, तो उसमें एडिनिन होती है 30.9। तो एडिनिन ने बॉन्ड बनाना होता है जी थाइमीन के साथ, तो नियरली इक्वल टू 29.4% थाइमीन है। इसी तरह गुआनिन की मैं बात करूं तो 19.9% गुआनिन है, और ये बॉन्ड बनाती है साइटोसिन के साथ, तो 19.8% साइटोसिन है। इसी तरह अगर बात करूं शीप के हवाले से, तो शीप में भी आप देख सकते हैं कि जो एडिनिन है ये 29.9% है, और सॉरी 29.3% होंगे। इसी तरह एडिनिन बॉन्ड बनाती है थाइमीन के साथ, तो थाइमीन जो है 28.3% है, और गुआनिन जो है ये 21.4 है, और हम अगर उधर बात करें साइटोसिन तो 21% है। इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये तकरीबन जी और सी बराबर हैं, ए और टी ये तकरीबन इक्वल है। इसी तरह वीट के हवाले से, गंदम के हवाले से अगर देखना चाहें तो 27.3 है, और इसी तरह 27.1 जो है ये टी होंगे, ये तकरीबन इक्वल है, और 22.7 जो है जी है, और इसी तरह 22.8 जो है ये सी है। इसी तरह अगर आप यीस्ट के हवाले से बात करना चाहें, ये फंगस है, तो 31.3% एडिनिन है, और 18.7% जो है जी है, और 32.9% ये आप देख सकते हैं कि ए और टी तकरीबन इक्वल हैं, और 17.1% जो है ये आमतौर पे सी है। इसी तरह ए और टी नियरली इक्वल है, और जी और सी जो है ये भी तकरीबन जो है ये बराबर है। अल्लाह हाफ़िज़।